अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होमोस्टेसिस। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ही बोर्ड में पूछी जा चुकी है। डेफिनेशन का नाम है होमोस्टेसिस, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम। वो क्या बताना चाह रहा है कि होमोस्टेसिस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बॉडी के जो इंटरनल कंडीशंस हैं, जो जिस्म के अंदरूनी हालात हैं, उनका इक्विलिब्रियम पर कायम रहना, किसके बावजूद, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बैरूनी माहौल के चेंज होने के बावजूद जब बॉडी के अंदरूनी हालात चेंज ना हों बल्कि वो इक्विलिब्रियम पे कायम रहें, तो आप ऐसे फिनोमिनन को क्या कहते हैं, होमोस्टेसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद इसके एग्जांपल शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 सेल्सियस डिग्री डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। अब देखिए उसने मिसाल कितनी अच्छी दी है कि इंसान की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है, अराउंड 98.6 जो है ना वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो बहरहाल आप इसको सेल्सियस में याद रखेंगे, उसमें भी याद रख सकें एमसीक्यूज़ के लिए। तो फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 सेल्सियस डिग्री। तो इंसानी जिस्म का जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंसानी बॉडी जो है उसका जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो 37 सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन बाहर का जो अगर माहौल है, देखें कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन इंसानी बॉडी जो है, जो इंसानी जिस्म है, उसका जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है, ठीक है। अगर इससे कम ज़्यादा हो जाए तो वो ज़ाहिर आप कहते हैं जी बुखार हो गया। तो बेसिकली यहाँ से मुराद ये है कि अगर होमोस्टेसिस की डेफिनेशन को समझा जाए, एग्जाम्पल को समझा जाए, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि होमोस्टेसिस के मुताबिक जो बाहर वाले हालात चेंज होते हैं लेकिन उसके बावजूद जब बॉडी का इंटरनल कंडीशन सेम रहता है, इक्विलिब्रियम पे कायम रहता है, वो चेंज नहीं होते, तो आप ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं होमोस्टेसिस। ऐसा ही है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल की है। फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 सेल्सियस डिग्री। तो जो इंसानी जिस्म का जो बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो 37 पे ही रहता है, चाहे बाहर सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो, लेकिन टेम्परेचर आपका 37 ही रहेगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है, वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स एट अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स के। देखें वो कहता है कि अगर आप ऐसी खुराक भी खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो वही रहेगा जो ब्लड का है, यानी कि जो भी इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का होता है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़्यादा भी खा लेगा, फर्ज कर लें उसने कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा भी ले ली अपनी बॉडी में, लेकिन उसके बावजूद, यानी कि उसने बाहर का एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्लड है, जो इंटरनल कंडीशन है, वो चेंज नहीं हुई, तो इसको कहते हैं होमोस्टेसिस। बहरहाल ये दो एग्जाम्पल आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नई जो बात है वो शुरू हो जाती है। तो बेटे यहाँ पे एक आपको मैंने नज़र आ रहा होगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज इन मच। तो ये आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, आप इसको लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर आपने देखना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे लिखा हुआ है, ब्रैकेट शुरू है, स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब देखिए ना, उसने पूछा क्वेश्चन में कि जो बॉडी सेल्स हैं उनको इंटरनल कंडीशन जो है बॉडी की, वो उनको क्यों ऐसा चाहिए कि चेंज ना हो, यानी कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल कंडीशन चेंज ना हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कंडीशन चेंज नहीं होगी तो वो एफिशिएंट काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से अबव हो जाता है या बिलो हो जाता है, तो वो फिर बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती। तो बहरहाल इसी तरह से हमारे पास ये एक छोटा सा शॉर्ट भी कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द फॉलोइंग, यहाँ से द फॉलोइंग आर द सम प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस के कुछ प्रोसेस हैं, हम बारी बारी इनको करेंगे। पहला हमारे पास आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आप इसको देखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। अब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आगे समझने किसकी टाइप्स आ जाती है होमोस्टेसिस की। तो पहली क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है
कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड है, यानी कि ब्लड की शक्ल में या टिश्यू फ्लूइड की शक्ल में, आप ब्लड का तो आपको पता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं, जो बॉडी के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनके गिर्द फ्लूइड होता है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सेल्स के गिर्द टिश्यू फ्लूइड होता है जो जिसका काम क्या होता है, एक तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी चीज़ सेल को चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो सेल के अंदर से जो फजूलियात निकलती हैं, बाकियात जो होती हैं, ये समझ लें कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो भी सेल को बाहर निकालने में मदद करते हैं या सेल से वसूल कर लेते हैं। तो हमारा जो काम है ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन ये है कि इट्स द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि ये क्या है कि इसके ज़रिए, ऑस्मोरेगुलेशन के ज़रिए जो बॉडी है उसका जो फ्लूइड है वो उसकी जो मिकदार है, यानी कि साल्ट और जो वाटर है उसकी मिकदार मेंटेन रहती है, तो इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। यानी कि बॉडी के फ्लूइड के अंदर जब साल्ट और वाटर की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहे, वो बरकरार रहे, तो इसको आप क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। यहाँ से the relative amounts of water and salt in body fluids and inside cells control the process of diffusion and osmosis which is essential for the functioning of cells। अब कहते हैं, देखें कि जो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट, देखें जो वाटर और साल्ट की जो अमाउंट है बॉडी के अंदर, बॉडी का जो फ्लूइड है वो ब्लड है या टिश्यू फ्लूइड है, उसके अंदर जो वाटर और साल्ट की जो मिकदार है वो बताती है कि सेल के अंदर कैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है, कैसे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होना है, कहाँ पे डिफ्यूजन होनी चाहिए, कहाँ पे ऑस्मोसिस होनी चाहिए, जो कि सेल्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका मतलब ये बना कि जो साल्ट और वाटर की मिकदार है वो सेल्स के काम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका मतलब ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी काम है सेल के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाती है। थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। देखिए नाम से ज़्यादा थर्म होता है हीट, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर इसको मेंटेन करना, इसको क्या बोलेंगे आप, थर्मोरेगुलेशन। जिस हमने बोला कि होमोस्टेसिस में आपने देखा कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, ऑस्मोरेगुलेशन आपने कहा कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उनके अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करना। उसके बाद आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, यानी कि बॉडी के इंटरनल कंडीशन में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इसकी डेफिनेशन है, आगे उसकी एक सिग्निफिकेंस हेडिंग नजर आ रही है आपको, सिग्निफिकेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस आप हेडिंग देंगे। The enzymes of body work best at particular temperature, optimum temperature। कहते हैं जो बॉडी के एंजाइम हैं वो खास टेम्परेचर पर बड़े अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपको याद होगा, आपने ये 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बहरहाल आप देखिएगा, द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो खास टेम्परेचर होता है अगर वो मेंटेन रहे तो जो बॉडी के एंजाइम्स है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस वजह से थर्मोरेगुलेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी के लिए। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शन ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे इसने पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो एंजाइम्स के फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड प्रोसेस, वो है एक्सक्रीशन वाला। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक्सक्रीशन इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। जो होमोस्टेसिस है उसका एक और प्रोसेस है जिसको आप एक्सक्रीशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ बताने लगा है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन दैट इक्विलिब्रियम। देखे ना, जो सेल्स है उसने रिएक्शन करवाने हैं, सेल के अंदर जितने रिएक्शन होते हैं उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल से बाहर निकलता है, ठीक है, वो फिर अल्टीमेटली ज़्यादा बॉडी से बाहर जाना होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ताकि जो बॉडी के अंदरूनी हालात है वो मेंटेन रहें, वो इक्विलिब्रियम में कायम रहें या इक्विलिब्रियम पे रहें। तो उसको आप क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस होमोस्टेसिस का जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर निकाले जाते हैं और बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन किया जाता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बॉक्स में, आप इसको भी देखिएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। अब कहते हैं ऐसा कोई भी मटेरियल जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है और वो बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जहां बात है मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म कलेक्टिवली जब जो भी रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में
जो भी जिस तरह के भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको आप मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल, मेटाबॉलिक का मतलब है कोई भी ऐसा मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है, एट दैट में हार्म द बॉडी, और वो बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो उसको आप मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, जैसा यूरिन है, ठीक है, तो उसके अंदर यूरिक एसिड होता है या इस तरह के जो एसिड होते हैं, अगर वो बॉडी के अंदर ही रहें, ठीक है, यूरिन के बाहर ना निकल पाए या उनको निकाल ना सके कोई इंसान, तो फिर वो बॉडी में रहने के बाद बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इनके साथ आपका कोई क्वेश्चन हो आप इसको ज़रूर पूछिएगा। आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।